Hi everybody. Today I am continuing with my last topic, that is the structure of nephron. हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो नेफ्रॉन है उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला द मालपीजियन कॉर्पसल और दूसरा द रीनल ट्यूब्यूल। मालपीजियन कॉर्पसल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और अब जो दूसरा पार्ट है द रीनल ट्यूब्यूल, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल उसके तीन पार्ट्स होते हैं: प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लास्ट टाइम हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में भी बात की थी। आज जो हम अपना डिस्कशन है वो लूप ऑफ हेनली और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में रखेंगे। ठीक है। अब जो लूप ऑफ हेनली है ये स्टार्ट होता है एट द रीजन वायर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड्स। ये बाउमैन्स कैप्सूल है और इसके बाद जो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है दैट इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो रीजन है उसके बाद एक यू शेप्ड रीजन स्टार्ट होता है और उस यू शेप्ड रीजन को हम लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। ये बाउमैन्स कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये जो यू शेप्ड रीनल ट्यूब्यूल है इसको हम लूप ऑफ हेनली के नाम से जानते हैं। ठीक है। और लूप ऑफ हेनली जो है इसके दो लिम्ब्स होती हैं। एक ये वाली लिम्ब जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के साथ कनेक्टेड होती है इसको हम डिसेंडिंग लूप कहते हैं, और वो वाली और उसके बाद जो अगली लूप होती है उसको हम असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। ठीक है। लूप ऑफ हेनली की दो लिम्ब्स होती हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। और जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होती है, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कुछ फीचर्स हैं लूप ऑफ हेनली के जिसके बारे में हमको जानना चाहिए कि लूप ऑफ हेनली के जो पार्ट्स हैं, जो असेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। लूप ऑफ हेनली जैसा कि हम अब जानते हैं कि दो लिम्ब्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका डिटेल में बनाता हूँ। जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके दो रीजन्स होते हैं। पहला जो रीजन जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ लिंक्ड होती है दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी जो सेल्स होती हैं वो स्क्वामस या लो क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बनी होती हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब की ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें जो सेल्स होती हैं वो बनी होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में जब हमने बात की, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती हैं। और जो डिसेंडिंग लिम्ब का ऊपर वाला पार्ट है, पहला पार्ट है, वो सेल्स भी बनी होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की।
और उनकी जो फ्री सरफेस होता है, उन सेल्स का जो फ्री सरफेस होता है, वहाँ पे छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। इन माइक्रोविलाई का क्या काम होता है? इन माइक्रोविलाई का काम होता है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर जो फिल्ट्रेट में आ रहा है उसको रीअब्जॉर्ब कराना है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनली का। लूप ऑफ हेनली के अपने दो रीजन्स होते हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके दो रीजन्स होते हैं। जो ऊपर वाला रीजन होता है वो उसको हम बोलते हैं थिक पार्ट, ठीक है। और जो इसका लोअर वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं थिन पार्ट। और उसको हम थिन पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस रीजन में जो सेल्स होती हैं उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि ऊपर वाले पार्ट में होती है। और वो सेल्स जो होते हैं उनको लो क्यूबाइडल सेल्स बोलते हैं। लो क्यूबाइडल और इवन हम उनको स्क्वामस सेल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट बहुत कम होती है और इसी वजह से जो लोअर पार्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब का उसको हम बोलते हैं थिन पार्ट, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है और डिसेंडिंग लिम्ब का ऊपर वाला पार्ट थिक पार्ट है और नीचे वाला पार्ट थिन पार्ट है, ठीक है। और थिक पार्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो सेल्स होती हैं उनकी हाइट अच्छी होती है। और थिन पार्ट इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेल्स की जो हाइट है वो कम होती है और वहाँ पे माइक्रोविलाई की प्रेजेंस भी नहीं होती है। और बाकी जो सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं वो भी काफ़ी डिजेनरेटेड होती हैं। ज़्यादा डेवलपमेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज की नहीं हुई होती है। इसके बाद ये हेयर पिन लाइक टर्न है यहाँ पर भी जो सेल्स है उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ये हेयर पिन यहाँ पे टर्न हो रहा है, बिल्कुल यू टर्न हो रहा है ट्यूब्यूल का, वहाँ पे भी सेल्स की हाइट बिल्कुल कम होती है, ठीक है। और ये भी थिन ही होता है। ये जो लूप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये भी थिन ही होता है, ठीक है। अब बचा हमारा असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो है हमारा है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक थिन पार्ट और एक थिक पार्ट। जो ये वाला पार्ट है, जो निचला पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब का, उसके सेल्स भी सिंपल स्क्वामस या लो क्यूबाइडल सेल्स होते हैं। उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और इसलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं थिन पार्ट। और जो फिर बचा हुआ पार्ट होता है असेंडिंग लिम्ब का, उसमें जो सेल्स होती हैं उनकी हाइट अच्छी खासी होती है एंड दैट इज़ वाई दिस पार्ट इज़ नोन एज द थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। और इस पार्ट में भी जो फ्री सरफेस होती है इन सेल्स की, वहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं या जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम जिसके नाम से हम इसको जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जो रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट होता है वो भी अच्छे खासे अमाउंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि जो लूप ऑफ हेनली है उसके कितने पार्ट हैं। उसके दो पार्ट हैं, बड़े मेजर पार्ट दो हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है दिस इज असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और दोनों जो डिसेंडिंग लिम्ब है और जो असेंडिंग लिम्ब है, इन दोनों पार्ट्स के इनके अपने अपने पार्ट्स हैं। डिसेंडिंग लिम्ब का भी एक थिक पार्ट है, एक थिन पार्ट है। और असेंडिंग लिम्ब जो है उसका भी एक थिन पार्ट है और एक थिक पार्ट है।
थिन पार्ट होना और थिक पार्ट होना किस पे डिपेंडेंट है? जो सेल्स ट्यूब्यूल वॉल बनाते हैं उनमें उन सेल्स की हाइट कितनी है वही डिसाइड करेगा कि ये थिक पार्ट है या थिन पार्ट है। थिन पार्ट में जो सेल्स होती हैं वो लो क्यूबाइडल सेल्स और सिंपल स्क्वामस सेल्स कहलाती हैं, और जो थिक पार्ट में सेल्स होती हैं वो क्यूबाइडल और इवन समटाइम्स कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स भी होती हैं, और उन सेल्स में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी हो सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट होता है एक नेफ्रॉन का, उसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो कनेक्टेड होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ, और जो हमारा जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो कनेक्टेड होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ, और जो हमारा असेंडिंग लिम्ब होता है वो कनेक्टेड होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ। ठीक है, और ये दोनों पार्ट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बीच में जो यू शेप्ड एरिया रीजन होता है ट्यूब्यूल का, उसको लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। उसके दो लिम्ब्स होती हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसके बाद हमें जो लास्ट वाला पोर्शन है नेफ्रॉन का वो पढ़ेंगे। वो रीजन कहलाता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो लास्ट वाला रीजन जो है एक नेफ्रॉन का, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है दैट फॉर्म्स द थर्ड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, जो तीसरा लास्ट पार्ट होता है हमारा नेफ्रॉन का, वही डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का कहलाता है। और इसमें जो सेल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसके सेल्स जो होती हैं दोज आर क्यूबाइडल इन शेप। ठीक है, और उनमें जो होता है उनमें सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड होती हैं, और उनकी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है। और इस ब्रश बॉर्डर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है? दिस ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम हेल्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इंक्रीज द reabsorptive surface of the distal convoluted tubule। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की सेल्स मैंने आपको बोला होती हैं क्यूबाइडल और इवन समटाइम्स कॉलमनर सेल्स होती हैं। ठीक है, और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये लास्ट पार्ट होता है एक नेफ्रॉन का। अगर हम अब एक नेफ्रॉन का एक छोटी सी स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं, वो ऐसी होगी। यहाँ पे सबसे पहला वाला पार्ट जो है डैट विल बी द मालपीजियन कॉर्पसल, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद ए यू शेप्ड रीजन नोन एज लूप ऑफ हेनली, और लास्ट में जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनली है और ये है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और ये मालपीजियन कॉर्पसल। ठीक है, और ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये लास्ट वाला रीजन है। जो ब्लड यहाँ पे फिल्टर हुआ उसमें से जो फिल्ट्रेट निकला वो पहले प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, फिर लूप ऑफ हेनली में पहले इस वाले लिम्ब में जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब, फिर यहाँ से असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, और लास्ट में जो ये फिल्ट्रेट पहुँचता है वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पहुँचता है, और यहीं से फिर ये एक और ट्यूब में जाता है जिसको कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। इसके बाद जो एक और स्ट्रक्चर के बारे में हमने जानना है जो किडनी में बनता है, और उसकी सिग्निफिकेंस कभी कभी हमारा जो
ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और सोडियम कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड को मेंटेन रखने में आ जाता है। और वो स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन में होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है और उस स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस क्या है, आज हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। किडनी में एक और स्ट्रक्चर होता है जो नेफ्रॉन ही बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी ही बनाती है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। पहले हम इस स्ट्रक्चर ये जो यहाँ पे apparatus बना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर इसका काम, इसकी जो फंक्शन है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक लेस इम्पॉर्टेंट है। पहले हम जो इम्पॉर्टेंट वाली 2 स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर इस apparatus में होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और दूसरा मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं इस apparatus में। और तीसरा जो लेस इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज लेसेस सेल्स। ठीक, 3 तरह की सेल्स इस apparatus को बनाती हैं। पहली सेल्स जो होती हैं उनको जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलती हैं। दूसरी टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं उनको मैकुला डेंसा सेल्स बोलते हैं। और तीसरा सेल जो होता है इसमें जो लेसर इम्पॉर्टेंट है उनको लेसिस सेल्स बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन सेल्स के बारे में जानेंगे, फिर जो ये apparatus बनाते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। पहला हमारा जो जानने का बिजनेस है, दैट इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जैसे कि हम जानते हैं, ग्लोमेरुलस जो है वो बना होता है एक टफ्ट ऑफ आर्टरीज, और उस टफ्ट ऑफ आर्टरीज को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में पहले एक आर्टरी आती है और उस आर्टरी को क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरी, और दूसरी आर्टरी एक आर्टरी ब्लड को ले आती है, उसको एफरेंट आर्टरी बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। और दूसरी आर्टरी जो ब्लड को वापस फिल्टर करके ले जाती है, उस आर्टरी को इफरेंट आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, 2 आर्टरीज होती हैं, एक ब्लड को ले आती हैं और वो ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस की एक आर्टरी को हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी और दूसरे को इफरेंट आर्टरी। ये 2 आर्टरीज होती हैं, इन आर्टरीज में स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। स्मूथ मसल सेल्स, एक आर्टरी में ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया होता है, ये 3 लेयर्स होते हैं। और ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। और ये स्मूथ मसल सेल्स हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टरी की, ये सेल्स जो होती, इन सेल्स को हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या है, अब ये हैं द सेल्स, द स्मूथ मसल सेल्स ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरी। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या है, स्मूथ मसल cells of efferent and afferent arteriole।
ये यहाँ पे याद रखने की चीज़ है कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं, जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, इफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल की। अब इन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है? इन सेल्स में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं और उन ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम को रेनिन बोलते हैं। क्या होता है? रेनिन होता है। ठीक है, फिलहाल आप हम यहाँ तक पहुँचे कि ये जो एंजाइम है रेनिन, फिलहाल हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? जो हमारा स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, जिनको हम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स भी बोलते हैं, उनमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें रेनिन भरा होता है। अब हम थोड़ा सा इस रेनिन के बारे में जानेंगे कि ये रेनिन की प्रॉपर्टी क्या है। ये रेनिन है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, जब ये रिलीज होता है इन सेल्स से, ये काम करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है, और एक ये काम करता है, दूसरा काम ये करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। और एल्डोस्टेरोन जो है ये एक हार्मोन है जो बॉडी में सोडियम पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे करता है? एक ये रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन रिनल ट्यूब्यूल करता है एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द रिटेंशन ऑफ सोडियम विद इन द बॉडी। ठीक है, और सोडियम खुद क्या करेगा? ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इंक्रीज करेगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का इंक्रीज होगा, उससे ब्लड का जो वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें कौन करेगा? रेनिन करेगा। रेनिन जो कहाँ पे होता है? हमारा जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स में होता है। वो क्या काम करेगा? वंस दैट इज रिलीज दैट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बाय कंट्रैक्टिंग द स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। स्मूथ मसल सेल्स जो आर्टरीज में होती हैं वो कंट्रैक्ट कराएगा, उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और दूसरा काम क्या होगा? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा, उससे सोडियम कंसंट्रेशन बॉडी की इंक्रीज होगी, जो ब्लड है उसकी इंक्रीज होगी, और उससे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इंक्रीज होगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का इंक्रीज होगा, वो वाटर को ज़्यादा रिटेन करेगा ब्लड में, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हम किसके बारे में बात करते थे? ग्लोमेरुलर जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं उनके बारे में कर रहे थे बात, और उनमें एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम को रेनिन बोलते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज हमने जान ली। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus का, व्हाट इज दैट? दैट इज द सेल्स नोन एज मैकुला डेंसा। जो हमने लास्ट वाला पार्ट पढ़ा हमारे नेफ्रॉन का, व्हाट इज दैट? जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है नेफ्रॉन का, डैट इज नोन एज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एट दिस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का ये क्रॉस सेक्शन है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की सेल्स जो होती हैं, दोज आर क्यूबॉइडल और इवन समटाइम्स कॉलमनर इन शेप। ठीक है, ये सेल्स हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, एंड दीज सेल्स आर कॉलमनर इन शेप, एंड दीज कॉलमनर epithelial cells are known as macula densa. What is macula densa? Columnar epithelial cells of distal convoluted tubule। ठीक है, मैकुला डेंसा क्या है? जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है हमारा जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus का, those cells are known as those cells are macula densa। and what are these cells actually? These cells are columnar epithelial cells of the distal convoluted tubule। और ये सेल्स जो हैं ये इन क्लोज एसोसिएशन होते हैं विद द इफरेंट एंड एफरेंट आर्टीरियोल। ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
मैकुला डेंसा अलॉन्ग विद दिस जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस। अब आप बोलोगे कि मैकुला डेंसा का फंक्शन यहाँ पे क्या है। जो ही रिनल फिल्ट्रेट डीसीटी में पहुँचता है, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में पहुँचता है, तो ये मैकुला डेंसा सेल्स जो हैं ये काम करते हैं एज कीमो रिसेप्टर्स। और ये कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सेंस करते हैं केमिकल एनालिसिस, जो यहाँ पे रिनल फिल्ट्रेट पहुँचा उसकी केमिकल एनालिसिस करके ये पता लगाती हैं कि इस रिनल फिल्ट्रेट में सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी है, पोटेशियम की कितनी है, या ओवरऑल वाटर कंटेंट इस फिल्ट्रेट का कितना है। जो ही इन सेल्स को ये पता लगता है कि इनमें सोडियम की कंसंट्रेशन कम है या ब्लड या पूरा वॉल्यूम ही रिनल फिल्ट्रेट का कम है, ये क्या करती हैं, ये सिग्नल भेजती हैं इन जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को, जो कहाँ पे हैं, जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, कहाँ पे, एफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल में। और वो क्या काम करेंगी, वो जो उनमें रेनिन ग्रैन्यूल्स हैं उनमें से रेनिन को रिलीज कर लेती। ठीक है। सो दिस मैकुला डेंसा सेल्स ऑफ डीसीटी आर कीमो रिसेप्टर्स। और कीमो रिसेप्टर होने का मतलब क्या है, दे एनालाइज की केमिकल कंसंट्रेशन और ज़्यादा सोडियम की कंसंट्रेशन बॉडी में या रिनल फिल्ट्रेट में कितनी है। और जब उनको लगता है कि कम हो गया है सोडियम, तो वो यहाँ से, या रिनल फिल्ट्रेट की वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया है, तो वो क्या करते हैं, इन सेल्स जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को एक सिग्नल भेजती हैं और उनसे वो सेल्स जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स खुद क्या करती हैं, रिनल ग्रैन्यूल्स जो हैं, जो रेनिन ग्रैन्यूल्स हैं इनमें, उनको रिलीज कर लेता है ब्लड में। और रेनिन क्या करता है, उसका फंक्शन हमने जान लिया है, वो क्या करेगा, सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकुला डेंसा। अब वहाँ पे तीसरा जो सेल्स हैं डैट इज द लेसीज सेल्स। लेसीज सेल्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इस रीजन इन दो के बीच में होता है। इनका फंक्शन अच्छे से पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है शायद ये सेल्स जो हैं, लेसीज सेल्स जो हैं, वो सिग्नल भेजते हैं मैकुला डेंसा सेल्स से, कहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स हैं उनकी तरफ। ठीक है। दिस इज मैकुला डेंसा एंड दीज सेल्स, जो ये ग्रीन डॉट्स हैं यहाँ पे, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है। मैं यहाँ से फिर एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। पहली जो सेल है यहाँ पे, उनको बोलते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, और वो सेल्स क्या होती हैं, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल सेल्स ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियो। उन स्मूथ मसल फाइबर्स में रेनिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स होती हैं। और हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ सेल है डैट इज द मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा क्या होती हैं, मैकुला डेंसा होती हैं कॉलमनर सेल्स ऑफ डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। और इन दो सेल्स के बीच में स्मॉलर सेल्स होती हैं, उन सेल्स को लेसीज सेल्स बोलते हैं। ठीक है। अब इस पूरे जो हमने यहाँ पे अपैरेटस बनाया, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाया, इस पूरे अपैरेटस का काम क्या है, इस अपैरेटस का काम ये है कि एक मैकेनिज्म देता है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का और ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने का, और सोडियम लेवल बॉडी में उनको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा काम जो है इसका, अगर कभी कभी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस काम करता है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, इसका मतलब है फिल्ट्रेशन कम होगा, उसका मतलब है रिनल फिल्ट्रेट भी कम होगा। और ये रिनल फिल्ट्रेट जब डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में पहुंचेगा, ये ब्लैक डॉट्स जो हैं ये रिनल फिल्ट्रेट रिप्रेजेंट कर रही हैं। और वंस कि ये फिल्ट्रेट कम हो गया, तो ये जो ये कॉलमनर सेल्स हैं
मैकुला डेंसा सेल्स हैं, ये सिग्नल भेजेंगी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को और वो रेनिन रिलीज करते हैं। रेनिन वंस it is released into the body, it does two functions. What does renin do? Firstly, renin converts angiotensinogen into angiotensin, और angiotensin जो है that increases the blood pressure by constricting the blood smooth muscle fibers of the blood vessels. रेनिन क्या क्या काम करेगा? पहले एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन क्या काम करेगा? खुद ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा बाय कंस्ट्रक्टिंग स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। दूसरा काम ये क्या करता है? वो फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि दैट दिस रेनिन stimulates the secretion of aldosterone from renal cortex, और एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड को इंक्रीज करता है बाय वेरियस मैकेनिज्म्स लाइक इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल। और वंस के जो हमारा सोडियम कंसंट्रेशन बॉडी का इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उसके बाद ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। So this was all about the structure of nephron and the structure as well as functioning of juxtaglomerular apparatus. Thank you.